तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, और टॉपिक जो देखना है वो है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये देखो। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, लास्ट क्लास का स्क्रीनशॉट बोर्ड्स नहीं शेयर किया था क्या? ठीक है, आज शेयर कर दूंगा, आज शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं भूल गया होगा एक्चुअली। मैं दोनों लास्ट क्लास का और आज का आज बोर्ड शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको पहले ही याद दिलाना चाहिए था, उसी टाइम याद दिला दे तो मैं भेज दिया होता। एक्चुअली मैंने सिस्टम 2 दिन से खोला नहीं है क्योंकि मुझे मेरा खुद का तबियत ठीक नहीं है। ये देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या कंसिडर करना है कि देखो, दो अभी हम लोग एक कंडक्टर ले रहे हैं, और उस कंडक्टर में लास्ट क्लास ऑलरेडी बताया था ये चीज़ थोड़ा बहुत, बट नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से छोड़ दिया था। देखो, ये फिर से वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। एक कंडक्टर ले रहे हैं, और कंडक्टर में आपका क्या था कि हम लोगों का चार्ज लेना था। ठीक है, और कंडक्टर का जो चीज़ दिया होता है वो आपको वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया होता है। लास्ट क्लास ही बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लो हमारा कंडक्टर है, और कंडक्टर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। एन क्या है भाई? तो एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। ठीक है, अब साथ में इस कंडक्टर का जो है वो एरिया दिया हुआ है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, कंडक्टर का लेंथ जो है वो एल है, और यहां से हम लोगों ने क्या किया? इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने पे आपको मालूम है कि यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है, और V पोटेंशियल डिफरेंस सेट होने के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो जाता है। बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। ये चीजें थी। अब इसके बाद ए है और लेंथ एल है, तो वॉल्यूम अगर सेट करें कंडक्टर का, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम टोटल कितना होगा? तो एरिया इंटू लेंथ होता है, राइट। एरिया इंटू लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा एल। ठीक है, तो अगर मैं अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, चार्ज निकालना है। एक्चुअली मोटो हमारा क्या है कि नंबर चार्ज निकालना। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? वॉल्यूम से। ठीक है, तभी आएगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन, एंड वॉल्यूम आपने निकाल लिया कि ए एल, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना? एन ए एल। एन ए एल क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब नाउ ये देखो, हमें चाहिए चार्ज। ठीक है, तो चार्ज चाहिए, तो चार्ज आपको पता है ना कि क्या होगा? टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहें तो टोटल चार्ज विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, राइट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई का चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल इनटू
ई, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया NaLe। इसको मैं मान के चलता हूं कि ये टोटल चार्ज Q है। Q इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू NaLe, ठीक है। नाउ आपको चाहिए करंट, तो करंट चाहिए तो करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई टी। Q बाई टी यानी कि टोटल चार्ज बाई टाइम, ठीक है। अब टोटल चार्ज बाई टाइम आ गया, तो चार्ज की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है ऑलरेडी, एन ए एल इंटू ई। ए क्या है भाई, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टी क्या है, टी इज द टाइम टेकन, ठीक है। अभी देखो ये एल जो यहां से था, सोचो कि ये एल है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट कर रहा है और यहां से मूव किया इस जगह से, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इस एंड पे पहुंचा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो एल। अब एल ट्रैवल करेगा और कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो आप जानते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इलेक्ट्रॉन ने, एल का, कितने टाइम में ट्रैवल किया, टी टाइम में ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल बाई टी, यानी कि इससे समझ में आना चाहिए आपको कि एल बाई टी को आप लिख सकते हो वी डी, राइट। वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बाई टी को क्या लिख देंगे VD, और इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, N को आगे लिख रहा हूँ E A, और यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे अरेंज कर दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ N E इंटू A और L बाई टी। तो L बाई टी इज वॉट VD। तो I आपको याद रखना है कि क्या होता है NEA VD, VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू NEA VD। क्या ये सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? चलिए, अब इसके बाद हम लोगों को जो देखना है, देखो नोट में दो चीजें ध्यान रखना। एक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4, मतलब कि हमेशा 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड में होगा, जरूरी नहीं 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 भी हो सकता है, ठीक है। बस आसपास होना चाहिए 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। यूजुअली मतलब कि कोई एक्सेप्शन ही होगा जिसमें इससे बहुत ज्यादा होगा, वरना हमेशा इसके आसपास होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, यानी कि n, दैट इज n, ठीक है। तो n हमेशा होता है इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 29, मतलब हमेशा 10 टू द पावर 29 के आसपास होगा। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मेजर डिफरेंस नहीं होगा। मेजर डिफरेंस का मतलब हो गया कि 10 टू द पावर 9 नहीं होगा, ठीक है। 10 टू द पावर 9 नहीं हो सकता, 10 टू द पावर 59 नहीं हो सकता, 10 टू द पावर 29 के आसपास, यानी 10 टू द पावर 30 हो सकता है, 10 टू द पावर 28 हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉसिबल है। मतलब कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप यूनिट वॉल्यूम लोगे तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 टू द पावर 29। सोचो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। ठीक है, चलो अगला जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को देखना है करंट इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये ओनली फॉर कंपटीशन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। करंट इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो करंट को हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपने देखा ना कि I इज इक्वल्स टू क्या, Q बाई टी, राइट। तो जरूरी नहीं, ये डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है करंट का। करंट में आप याद करो कि डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो हम लोग क्या है, इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, और साथ में क्या, डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी। अब जहां भी ऐसा तरीका आता है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो आप करंट को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, क्या, डी क्यू, डी क्यू का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन बाई, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब इस पे देखो, एक बार जेई मेन और एक बार नीट में भी, अभी हाल फिलहाल में, आई थिंक 1 साल पहले, 1 या 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है सो मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है Q इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट, ये पहला आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट वाला जो है दोनों मिक्स करके दूंगा। फाइंड आउट करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कैसे फाइंड करेंगे आप ही लोग बताओ। फाइंड आउट करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ रहा है। सिंपल सा चीज करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी यानी कि क्या हो जाएगा, देखो, तो डी क्यू बाई डी टी यानी कि 3 2 60 प्लस 2, 60 प्लस 2। अब निकालना कितने पे है भाई, निकालना है 2 सेकंड पे, तो 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई एट 2 सेकंड जो निकलेगा वो चुपचाप यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, t इक्वल्स टू 2, तो 6 2 12 प्लस 2 यानी कि 14। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए, मैंने मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना पहले बताया था, और अब तो आपने मैथ्स में भी पढ़ लिया होगा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 11th में ही निकालना सिखाया था सबको, बट अब तो जिनका मैथ्स है वो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ लिया होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के ही बेसिस पे अगला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है Q इज इक्वल्स टू Q is equals to 3t cube, t cube, चलो 2t cube, जस्ट a minute,
टी क्यू भी रख रहा हूं मैं, टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी या 3t रख लो इसको प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम करंट, फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम करंट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सोचो कैसे निकालेंगे, बस इतना ही चीज दिया हुआ है। निकाल के बताओ मैक्सिमा मिनिमा, जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या करते थे याद कीजिए, सबसे पहला तो आप क्या करोगे, करंट निकालोगे और फिर करंट का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो करंट वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये सबके लिए होमवर्क है, बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास। हिंट बता दे रहा हूँ, सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद आई आ जाएगा, पहला बार डिफरेंशिएट करने पे करंट मिलेगा, फिर करंट को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और दोबारा डिफरेंशिएट करने पे उसको इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से 0 करके दो वैल्यूज निकलेगी, उस वैल्यू पे जो वैल्यू रहेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और पुट करके देखेंगे, ठीक है। जो भी जिसका भी जो भी सबको ही ट्राई कीजिए, -2/3 कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी बताने नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने आपको बस एक तरीका बता दिया, और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आपका ऑलरेडी जी नीट में एग्जैक्ट यही टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, जी में थोड़ा सा घुमाया हुआ था, वहां पे जी में क्या क्वेश्चन पूछा था, किस वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, कितना टाइम पे मैक्सिमम करंट मिलेगा या कितना टाइम पे मिनिमम करंट मिलेगा, वो क्वेश्चन था। बट जो नीट था, नीट में सिर्फ एक ही चीज पूछा हुआ था कि मैक्सिमम करंट निकालिए, कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा वो चीज नहीं मालूम, ठीक है, वो नहीं पूछा, तो वो चीज आपको करना है, और ये ओनली फॉर कंपटीशन है, बोर्ड्स में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, होमवर्क था वो सब देखिएगा। नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि I इक्वल्स टू NeA/VD, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, कि ओम्स लॉ कैसे आया, क्या प्रूफ हुआ, वो चीज हम लोगों को देखना है। जीरो से इक्वेट करने पे क्या करना है, जीरो से इक्वेट करने पे क्या करना है मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया, तब अभी बता दूं मैक्सिमा मिनिमा क्यों पढ़े अभी मैथ्स में, सो बताओ, मैंने तो बताया ही था, फिर मैथ्स में भी पढ़ लिए, अब मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। जीरो से इक्वेट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, चलो इतना हिंट कर दिया। अभी हम लोगों को देखना है ओम्स लॉ, ठीक है। बताइए, कोई बताइएगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, 10th में पढ़ा है ना ओम्स लॉ, क्या होता है ओम्स लॉ, कोई बताएंगे ओम्स लॉ, I equals to KV is Ohm's law, V equals to IR is Ohm's law, ना बिल्कुल नहीं। V अगर मैं बोलूं V is equals to IR ट्रू नहीं है तो R equals to V by I, ना सब रॉन्ग। ओम्स लॉ अगर आपको कोई पूछे
हाँ, अभी थोड़ा सा सही ने आपने बोला कि फ्लो ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन आधा ही सही है, पूरा सही नहीं है, अभी भी पूरा सही नहीं है। आप कुछ और सुधार कर सकते हो इसमें कुछ और भी सुधार हो सकता है। I इक्वल्स टू वी बाई आर, नहीं सूरज, बिल्कुल नहीं। देखो जब भी कोई ओम्स लॉ पूछे ना, तो ये खाली इक्वेशन इज नॉट ओम्स लॉ, ध्यान रखना मेरी बात को। लोग बोलते हैं सर V इज इक्वल्स टू आई आर इज ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू G, हाँ, प्रोवाइडेड ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अभी सही है। दिस होल स्टेटमेंट आप लोग भूल जाते हो, आपको स्टेटमेंट याद रखना है। मैंने पहले जब मैंने आपका बताया था, ब्रिज कोर्स करवाया था, उस टाइम भी समझाया था कि जब भी कोई टीचर पूछे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप सिंपल सा आंसर V इक्वल्स टू आई आर मत दो। V इक्वल्स टू आई आर वैलिड नहीं है, V इक्वल्स टू आई आर हर जगह नहीं लगता। V इक्वल्स टू आई आर कब होता है? जब आपका जो टेम्परेचर, प्रेशर, जो कंडीशंस हो वो वैलिड हो, तभी वो लगेगा। तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सर I इज प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज प्रोपोर्शनल टू I, गिवन दैट कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन में क्या आ जाएगा? आपका टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। वो आपका क्या होना चाहिए? रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो ये आपका टोटल स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इट स्टेट्स दैट, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये वाइवा में मैक्सिमम टीचर्स बच्चों को इसी में फंसाते हैं। पूछेंगे बच्चों से कि भाई ओम्स लॉ क्या है, आप जवाब दोगे V इक्वल्स टू आई आर, आपके पीछे वाला भी जवाब देगा सर V इज प्रोपोर्शनल टू I, बट कोई भी ये चीज नहीं बताते कि सर कंडीशन भी होना चाहिए। और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हम लोग तो यही पढ़ते आए, बट टीचर को मालूम है कि वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपने जो जवाब दिया वो वैलिड है, बट सर्टेन कंडीशन के साथ। तो V इक्वल्स टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, आपको पूरा स्टेटमेंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है भाई? इट स्टेट्स दैट potential difference across two ends of the conductor, across two ends, across two ends of the conductor directly proportional to, is directly proportional to current flowing through the conductor, current flowing through the conductor, provided that फिजिकल कंडीशन, अब फिजिकल कंडीशन में ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ठीक है। फिजिकल कंडीशन में आपका टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर यानी कि स्ट्रेस, 11th में आपको बताया था कि प्रेशर इज अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेस, ये भी बताया था। प्रेशर आएगा, एटसेट्रा लिख लो, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट, दिस होल स्टेटमेंट इज ओम्स लॉ, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोलोगे कि सर V इज इक्वल टू आई आर, तो वो आपका ओम्स लॉ नहीं है, वो आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या सबको ये चीज क्लियर हुआ? वाइवा क्या होता है? वाइवा आपका प्रैक्टिकल अगर होगा एग्जाम, तो वाइवा में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरल जानते हैं ना, वही ओरल ही वाइवा है, ठीक है। स्ट्रेन का क्या रोल है? स्ट्रेन आपका बढ़ाने से क्या होता था? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, राइट। तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा, और कंडक्टर का जब लेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ाने से कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा। क्या सबको ओम्स लॉ क्लियर है अभी? ये बताओ।
चलो चलिए, अच्छा है, स्प्राइट की तरह क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या बोला कि ये भाई साहब ओम्स क्या बोले, ओम्स का फुल फॉर्म है जॉर्ज सिमोन ओम्स, याद रखिएगा, ठीक है। पिछले बार वाइवा में हमने कॉलेज में वाइवा लिया था तो पूछा ओम्स लॉ किसने दिया, तो मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि ओम्स लॉ ओम ने दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ओम्स लॉ किसने दिया वाइवा में, और बच्चों को यह भी नहीं पता कि ओम्स लॉ ओम ने दिया है। ऐसे ऐसे नालायक बच्चे थे। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब V इज प्रोपोर्शनल टू I, आप यहां से क्या करोगे ना कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाओगे। सबसे पहले हमेशा बताता हूं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के पे एक सबसे पहले K आएगा, राइट। और K को क्या बोलेंगे हम लोग, K इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बट जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। दिस वन इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सबसे पहले हमेशा K लाते हैं। और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू जो होती है वो R के बराबर होती है। V इज इक्वल टू RI, RI बोलो IR बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RI। R को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। K इज इक्वल टू R और R को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। चलो अब किसी किसी किताब में या फिर टेंथ में ही, ठीक है, आप लोगों ने जब टेंथ में पढ़ा था तो टेंथ में पढ़ा था जॉर्ज सिमोन ओम्स। ओम का नाम है GS ओम्स, ठीक है। GS ओम याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज सिमोन ओम्स। हाँ, जॉर्ज सिमोन ओम, ठीक है। अभी देखो टेंथ में आपने पढ़ा था, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। लेकिन ये देखो V इक्वल्स टू RI है, ये तो मैंने पहले ही ना बोला आपको कि ये आपका वैलिड है किस पे, ओम। जब आपका टेम्परेचर, उसका फिजिकल कंडीशन जो रहे वो सेम रहे, टेम्परेचर प्रेशर ये सब सेम रहे, ठीक है। अभी देखो किसी किसी किताब में आपको मिलेगा I इज प्रोपोर्शनल टू V। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, पिछले क्लास में 11th में भी बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ। देखो एक लोग क्या करते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे और इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू R। तो मैं इस स्टेप को बोलता हूँ, हमेशा से आप लोगों को बोलता हूँ कि इस स्टेप को डायरेक्ट मत लिखिएगा, पहले K लिखिएगा और K के बाद RI लिखिएगा। बोल आप लोगों को अभी सोचो कि किसी किसी किताब में ये दिया हुआ है I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि I इज इक्वल टू VR, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि I इज इक्वल टू VR। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हो तो यहाँ पे भी आर आना चाहिए, तो यहाँ पे भी आर आना चाहिए, तो मैं वहीं पे बोलता हूँ। अब सोचो कि V इक्वल टू IR सही है या I इक्वल टू VR सही है, तो आप खुद सोचो ना कि V इक्वल टू IR सही है या I इक्वल टू VR सही है, दोनों में से कौन सा सही है। दोनों तो आपका ये है, टेंथ में आपने ये पढ़ा होगा, टेंथ में जो NCERT है, NCERT में दिस वन ये गिवन है, ठीक है। बट वहां पे उसने डायरेक्ट 1/R लिखा, ठीक है। तो V इक्वल टू IR सही है, तो आपको ध्यान रखना है कि दिस वन इज रॉन्ग। अब बोलोगे सर ये कैसे रॉन्ग हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको लिखने का पूरा प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि जब भी आप लिखोगे तो हमेशा से सबसे पहले क्या करोगे बाबू, सबसे पहले K लेके आओगे। तो यहाँ पे आप जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाए तो आपने क्या किया, K इंटू I। अब आप लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू R इंटू I,
R इंटू आई, क्योंकि K की वैल्यू क्या हो गई, R हो गई, ठीक है। R को क्या बोलते हैं, R इज रेसिस्टेंस। आपको इस तरह लिखना है तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिस वन इज रॉन्ग, I इज इक्वल टू वी आई आर, ये जो है वो आपका रॉन्ग है। तो आप यहां से लिखोगे I इज इक्वल टू वी लिख रहे हो ना, तो आप सबसे पहले लिखो I इज इक्वल टू के वी, ठीक है। और केवी की जगह पे इस बार जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, के की जो वैल्यू होती है वो होती है जी। बोलोगे जी क्या है, तो जी इज कंडक्टेंस, आई इज इक्वल टू जी वी। और जी क्या है, जी इज कंडक्टेंस। आगे जाकर के मैं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं एक बार और अभी फिर से बताऊंगा। जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/r। तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लाना है और के बाद अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करना है। जी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ का आपके पास एक और फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर तो है ही, साथ में I इज इक्वल टू जी वी। दिस वन इज ऑल्सो ओम्स लॉ का, ठीक है। ओम्स लॉ में का वैल्यू ये भी है, किसी किसी किताब में कंपटीशन में ये भी देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ का दो तरीका, एक V इक्वल टू आई आर, दूसरा I इज इक्वल टू जी वी। क्या ये सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? चलिए ठीक है, सब एक बार रिज्वाइन कीजिए, सब रिज्वाइन कीजिए एक बार।